राजधानी दिल्ली को देश की सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है, लेकिन दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिनसे लोग रोज जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को उठाने और उनके समाधान की मांग को लेकर अब दिल्ली देहात विकास यात्रा शुरू की जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य दिल्ली देहात की आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर एक नई पहल की गई है, जिसका नाम है दिल्ली देहात विकास यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से गांव और कॉलोनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के आयोजक का कहना है कि दिल्ली के देहात में आज भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है जिनका मिलना हर नागरिक का अधिकार है। कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां और नालियां जर्जर हालत में हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कई जगहों पर अस्पताल, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बीमार लोगों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छी स्कूल, कॉलेज और खेल मैदानों की कमी के कारण युवाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रा के माध्यम से बढ़ते अपराध, अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। साथ ही सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों को भी प्रशासन के सामने रखा जाएगा। पर्यावरण को लेकर भी इस यात्रा में विशेष रूप से आवाज उठाई जाएगी। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली देहात विकास यात्रा नरेला, बवाना, मुंडका, नांगलोई और नजफगढ़ जैसे कई ग्रामीण और कॉलोनी क्षेत्रों में पहुंचेगी। वहां के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को एकत्र किया जाएगा और संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली देहात के लोगों को एक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी आवाज मजबूत तरीके से सरकार और प्रशासन तक पहुंच सके और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो सके। यात्रा का 5वां दिन आज था और मैं लगभग 23-24 गाँवों में, कॉलोनियों में जा चुका हूँ। और जो सबसे ज्यादा जो समस्या निकलकर सामने बार बार आ रही है, वो जो जल भराव है रिहायशी इलाकों में, जो निकासी की समस्या है, वो समस्या सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे रोहिणी है, द्वारका है, जो दिल्ली के और पोर्श एरिया है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से जो है बनाया गया है। लेकिन जो गांव देहात पुराने लंबे समय से बसे हुए हैं, तो उनका जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे चलता गया। इस वजह से ये समस्या बनी हुई है। तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग से आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, इतने परेशान हैं लोग इससे। इस क्रांतिकारी यात्रा में आपके 5 दिन हो गए, लोगों का किस तरह का सहयोग मिल पा रहा? देखिए जी, पहली बात तो मैंने अपनी जो घोषणा करी थी इस यात्रा की, उसमें उस वीडियो में ही स्पष्ट कर दी थी कि भाई ना तो मैं महात्मा गांधी हूं और ना मैं अन्ना हजारे हूं, और ना मुझे उम्मीद है कि हजारों लोग मेरे पीछे चल कर आएंगे। लेकिन जो क्रांतिकारी होता है वो रैली या सभा नहीं करा करता। रैली और सभा करने का काम नेताओं का होता है। क्रांतिकारी की विचारधारा, उसकी सोच ही उसकी भीड़ है, और मैं उस सोच के साथ चला हुआ हूं। और यदि 12 बजे की दोपहरी में 1 बजे 2 बजे मेरे साथ यदि 20 लोग चल रहे हैं, तो वे 200 के बराबर हैं। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं, और ना ही भविष्य में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े ओहदे पे आने वाला हूं। वे सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी मेरी विचारधारा को, मेरी ईमानदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग मेरे साथ सड़क पर दोपहर में घूम रहे हैं। जी, ये तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ रखा है मैंने। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, फल, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब जो है किस्मत के हाथों होती है। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों को विश्वास दिलवाना चाहूंगा, मेरा बहुत लंबे समय से संघर्ष रहा है, और मुझे इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं क्षेत्र में एक बदलाव की नींव जरूर रख दूंगा। मैं युवाओं को, मैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि समस्या नेताओं में और अधिकारियों में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम उनकी आओ भगत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे हकीकत से परे हो चुके हैं। तो आवश्यकता है हमें जागने की, उनसे सवाल पूछने की, उनका विरोध करने की। रवि जी, जैसा आपने बताया कि आज आपकी यात्रा का 5वां दिन था, तो क्या आपको भी इसकी यात्रा के दौरान परेशानी हुई या फिर कोई बाधा देखने को मिली? देखिए जी, परेशानी तो कोई संघर्ष पथ है ये, और संघर्ष में तो संघर्ष ही होता है।
तो रोजाना जो स्ट्रगल अलग अलग सामने आ रहे हैं। आज मेरे पास एक महिला हमारी बहन जी हैं, उनका मैसेज आया, उनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से मेरे को मैसेज लिख रखा था कि रवीश भाई अपना ध्यान रखना, आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे लगातार मैसेज मेरे को, जब से मैंने गांव में अपने चौपाल का बोर्ड हटाया है, तब से लगातार मैसेज ऐसे आते रहते हैं शुभ चिंतकों के कि भाई अपना ध्यान रखना। और मैं ये चाहता हूं कि किसी ना किसी प्रकार से बलिदान हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से कुर्बानी हो जाए। जो उतावलापन भगत सिंह के अंदर था, जो उतावलापन आजाद जी के अंदर था, उतना उतावलापन तो मेरे अंदर शायद नहीं होगा, उतना क्रांति तो मेरे खून में शायद नहीं होगी। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लिए यदि जान भी देनी पड़ेगी तो हम एक सेकंड भी सोचेंगे नहीं। जैसे आपने बताया कि जान देने को लोग कहते हैं, आपके पीछे परिवार के बच्चे भी है, तो क्या मन में डर नहीं लगता? ऐसा है जी, हजारों पीढ़ियां तो पहले जा चुकी हैं और हजारों पीढ़ियां आगे आनी है। यदि एक व्यक्ति के बलिदान से मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो सकता है, मेरे लाखों जो क्षेत्रवासी हैं उनके बच्चों का भविष्य बन सकता है, तो उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। वो कुर्बानी जब चाहे, जब हम आ जाए, हम गले लगाने के लिए उसको तैयार हैं। सर, क्या रवीश भारद्वाज जी आने वाले समय में राजनीति में सक्रिय होने की योजना तो नहीं बना रहे? जी, यदि राजनीति में आना पड़ेगा, आज से महीने भर पहले तक मैं कंफ्यूज था, लेकिन यदि हमें राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी है उसको उसके अंदर जाके साफ किया जा सकता है। और राजनीति यदि इतनी बुरी चीज है तो लोग नेताओं के पीछे माला लेकर क्यों भागते हैं? क्यों उनके सामने जो है एक मतलब रेड कारपेट की तरह क्यों बिछते हैं? अगर आपको नेताओं से इतनी नफरत है, अगर राजनीति से आपको इतनी नफरत है, यदि समय रहते बदलाव नहीं होंगे तो हम राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी तक तो अपने आप पार्टी है, एकला चलो रे वन मैन आर्मी है, और पार्टी की आवश्यकता उनको होती है जी जिन्हें भ्रष्टाचार करना हो। 2 करोड़ रुपए टिकट देने के लिए अपने पास नहीं है, दारू बांटने के लिए पैसे अपने पास नहीं है। हमें तो अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो हमारा तो ये नारा रहेगा कि भाई पीछे दो और नेता बनाओ और फिर सेवा लो। हमारे बस की नहीं अपना घर बर्बाद करके जनता की सेवा करना, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य पैसा कमाना होगा तो कुछ प्लॉट भी बेच दूंगा। यदि हमने लोगों की सेवा करनी है तो जी देसी तरीके से करेंगे, साधारण तरीके से। रवीश जी, जिस तरह से आप जो है जगह जगह जा रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं, वीडियो बनाकर जो है उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर चीज पे भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता भी रहे हैं, तो क्या उस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, उससे समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं? जी, अभी तक जिस प्रकार से मैंने सोचा था उस प्रकार से आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि ये यात्रा लगभग 3 महीने चलने वाली है और नरेला से नजफगढ़ बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है। कई 100 गांव इसमें आएंगे, कई 100 कॉलोनियां इसमें आएंगी, और कुछ चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। तो जितना मैं सोच रहा था उसका 20-30% तो मैं अधिकारियों तक पहुंचा पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है निकट भविष्य में 100% सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसा हमारी टीम धीरे धीरे तैयार होने लग रही है। सब आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालने लग रहे हैं। तो रोजाना जिस प्रकार से मैं चाहता हूं कि भाई मैंने कोई समस्या उठाई, कोई वीडियो बनाई, उसके ऊपर मैं जो ज्ञापन है वो नेताओं तक भी पहुंचा पाऊं, और जो अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, मेल के द्वारा, और जो है बाई पोस्ट भी उनके पास समस्याएं वे पहुंचे। एक तो जी जाम बहुत बड़ी समस्या नरेले की। उस जाम की वजह से सिर्फ ये नहीं कि जाम है 10 मिनट हम वहां पे फंस के चले गए, उस जाम की वजह से मेरा मानना है कि अगर आप गहराई में जाओगे उस जाम में फंस के किसी की मौत भी होती है। मेरे पिताजी नरेला के जाम में 2 घंटे फंस गए थे, जिस वजह से उनको ठीक समय पे इलाज नहीं मिल पाया और उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। नरेला में जो है हरिश्चंद्र अस्पताल है, वो उसको अस्पताल की श्रृंखला में मानता ही नहीं। मैं उसको मौत का कुआं कहता रहा हूं हमेशा, और ये बात कहने के ऊपर मेरे ऊपर केस लगा हुआ है और मैं बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि वो हत्था है। अगर किसी ने अपना कोई घर का मारना है तो हरिश्चंद्र अस्पताल में ले जाओ। तो कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नरेला में नहीं है। दूसरा विषय ये है,
और तीसरा विषय जो आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, और अभी महीने भर से तो पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से जो है इतने मर्डर जो क्षेत्र में सुनने को मिल रहे हैं नरेला और बोवाना में, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो अधिकारी हैं वो उनका रवैया ढीला है, उनको और भी सख्ताई से, वे तो बदमाशों के साथ जो है मतलब एक प्रकार से सिंडिकेट बनाकर चल रहे हैं। नहीं तो अभी मैं देखता हूं एनकाउंटर होते पैर में गोली मार दी, अरे भाई छाती तक गोली कब पहुंच जाएगी आपकी, वो किसी के घर के परिवार को उजाड़ के चला गया, किसी को मार दिया आपने, उसके पैर में गोली मार दी। अरे एक दो एनकाउंटर योगी जी ने देखो ना यूपी में कितना साफ स्पष्ट कर दिया, सब कुछ क्राइम फ्री कर दिया लगभग आज तक आज उसको। लेकिन दिल्ली और हरियाणा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यात्रा में लाखों लोग हैं, अगर आप मेरे नजरिए से उसको देख पाओ। यदि आप नेता के तरीके से देखोगे तो 20-30 रहते हैं जी, और 20-30 लोग वे रवीश भारद्वाज जैसे हैं, तो रवीश भारद्वाज एक ही अपने आप में पूरी टीम है, और 20 अगर मेरे साथ लोग चल रहे हैं तो वे ये समझ लो वे 2000 आदमी हैं, क्योंकि वे चाटुकार नहीं है, वे चमचागिरी करने वाले आदमी नहीं है, वे योद्धा हैं, वे शूरवीर हैं, वे भी अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने मोहल्ले के, अपनी अपनी गली के क्रांतिकारी हैं। तो मेरा ये आंदोलन है उसमें कुछ मुख्य बिंदुएं मैंने ऐड कर रखी है। उसमें जो अवैध प्रकार से जो नशा बिक रहा है, जो क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां तो ज्यादा बढ़ रही हैं, ये सभी चीजें मेंशन है। और मैंने जो है अभी यहाँ पे ओम कॉलोनी, ओम विहार करके था अपने बख्तावरपुर में, वहां पर नशे के एक मेरे को पता चला था वे तरीके से यहाँ बिकता है, उसके ऊपर मैंने आवाज भी उठाई, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। रवीश जी, अगर आपको